फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आर्किजा। कल हमने बात की थी रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर के बारे में, और आज हम बात करेंगे रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 18, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। अब जो एक फर्म है उसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म के एजेंट्स होते हैं। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ दैट फर्म। सेक्शन 19, एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। अब इसमें क्या है कि जो एक्ट होता है पार्टनर का, जो कि उसने इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम किया है, उसके अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है, उसके एक्ट से जो फर्म है वो बाइंड हो जाएगी। अब जो अथॉरिटी होती है पार्टनर की किस चीज की, फर्म को बाइंड करने की, वो होती है उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी। अब जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है पार्टनर की, वो कुछ सिचुएशंस है जिसमें कि उसके पास वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं होती है, बट इसके रिगार्डिंग कोई यूजेज या कस्टम, कोई कंट्रेरी यूजेज या कस्टम नहीं होना चाहिए। अब वो कौन कौन से सिचुएशंस है आइए जानते हैं। सबसे पहले उसके पास कोई एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है, किसके लिए? कि जो भी डिस्प्यूट होता है फर्म का वो आर्बिट्रेशन में उसको वो रेफर करे। कोई भी फर्म के नाम पे उसने कोई बैंकिंग अकाउंट खोलना, वो भी उसकी अथॉरिटी नहीं है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं होती है। तीसरा, कॉम्प्रोमाइज करना या रेलिक्विश कर देना किसका? फर्म के किसी क्लेम का। चौथा, कोई अगर सूट चल रहा है उसको विड्रॉ कर लेना। फिफ्थ, फर्म के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें किसी लाइबिलिटी को एडमिट करना। सिक्स्थ, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना। सेवंथ, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच डालना। एट्थ, फर्म के बिहाफ पे किसी पार्टनरशिप में एंटर करना। सेक्शन 20, अब ये क्या कहता है? एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स एम्प्लॉयड अथॉरिटी। अब इसमें क्या है कि अगर एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर की अथॉरिटी को चेंज करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? वो हो सकता है बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई भी एक्ट किया गया किसी भी पार्टनर द्वारा किसके बिहाफ पे? फर्म के बिहाफ पे, जो कि पार्टनर के एम्प्लॉयड अथॉरिटी के एक्ट के अंदर आती है, दैट इज पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी है ऐसा कुछ काम करने की, तो उससे क्या होगा? वो फर्म जो होगी वो बाइंड हो जाएगी, अनलेस जिस पर्सन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पार्टनर की, वो उसको पता हो भी सकता है, उसको पता नहीं भी हो सकता है कि जिस पर्सन ने उसके साथ डीलिंग की है वो एक्चुअल में पार्टनर है या नहीं है, एज द केस में भी। अब सेक्शन 21, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। अब इसमें क्या है कि कोई फर्म का बिजनेस है, उसमें कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो पार्टनर है उसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दैट इज वो वैसे ही स्टेप्स उठाएगा जैसे कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन उठाता अगर उस ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन का अपना कोई बिजनेस होता और उस पर्सन के सामने ऐसी कोई सिमिलर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टेंस पे आ जाती तो। सेक्शन 22, मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट टू बाइंड द फर्म। अब इसमें क्या है कि अगर फर्म को हम कैसे बाइंड कर सकते हैं? दो तरीकों से, या तो कोई एक्ट किया गया, पार्टनर ने कोई एक्ट की है फर्म के नाम पे, या उसने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहता है वो किसके नाम पे? अगेन फर्म के नाम पे। वो या तो फर्म के नाम पे भी हो सकता है या वो ऐसे किसी नाम पे भी हो सकता है जिससे कि पार्टीज की ये इंटेंशन हो कि हाँ, हम जो फर्म है उसको हम बाइंड करना चाहते हैं। अब सेक्शन 23, इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर। अब सपोज मैं रिप्रेजेंटेशन देती हूँ कि मैं पार्टनर हूँ इस एक पर्टिकुलर फर्म की, तो मेरी रिप्रेजेंटेशन पे जो फर्म है वो एडमिट कर लेती है इस फैक्ट को, तो वो क्या होगा? उसको एज एविडेंस अगेंस्ट फर्म यूज किया जा सकता है। दैट इज मेरी जो
मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है उस बेसिस के एडमिशन, उस बेसिस पे जो मेरी एडमिशन हुई है उसको एज एविडेंस यूज किया जा सकता है अगेंस्ट द फर्म। सेक्शन 24 इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। अब इसमें क्या है कि नॉर्मली एक ऐसा पार्टनर है जो कि फर्म के बिहाफ पे काम करता है या बिजनेस चलाता है, तो उसी पार्टनर को नोटिस दिया जाता है। तो जिस पार्टनर को नोटिस दिया गया है वो ये बात मान के चली जाएगी कि उस पार्टनर को नोटिस सर्व हो गया, तो दैट मीन्स जो फर्म है उसको वो नोटिस सर्व हो चुका है। बट अगर जिस पार्टनर को नोटिस सर्व हुआ है उसने कोई फ्रॉड कमिट किया है, तो उस सिचुएशन में ये नहीं मान के चला जाएगा कि जो फर्म की उस पार्टनर को नोटिस दिया है तो फर्म को नोटिस दे दिया जाएगा। नो, उस सिचुएशन में फर्म को अलग से नोटिस देना मैंडेटरी है। सेक्शन 25 लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। अब इसमें क्या है कि हर एक पार्टनर जो है वो लायबल होता है या तो जॉइंटली दैट इज इकट्ठा, या फिर सेवरली दैट इज एक एक पार्टनर को लायबल किया जा सकता है। किसके लिए? फर्म के जितने भी हेड्स हैं उसके लिए। सेक्शन 26 लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। अब ऐसा हुआ है कि पार्टनर है उसने कोई एक्ट या ओमिशन कर दी है इस तरीके से जिससे कि जो थर्ड पार्टी है उसको कुछ नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? फर्म करेगा। सेक्शन 27 लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। अब इसमें क्या है कि अगर एक पार्टनर है वो अपनी अथॉरिटी में एक्ट कर रहा है और उसने कोई पैसे रिसीव किए हैं या प्रॉपर्टी रिसीव की है किसी थर्ड पर्सन से और उसने उसकी मिस एप्लीकेशन कर दी है, या सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, कोई फर्म है उसका कोई ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो क्या कर रही है, वो अपने इस बिजनेस से पैसे रिसीव करती है या प्रॉपर्टी रिसीव करती है किसी थर्ड पर्सन से, और जो ये पैसे रिसीव हुए हैं या जो प्रॉपर्टी रिसीव हुई है थर्ड पर्सन से वो मिस एप्लीकेशन हो जाती है किसके द्वारा? पूरी फर्म द्वारा नहीं, किसी एक पार्टनर द्वारा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इन दोनों ही सिचुएशंस में जो फर्म एज अ होल है उसको लायबल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 28 की, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट। अब इसमें क्या है कि एक पर्सन है वो रिप्रेजेंट करता है कि मैं आपकी फर्म का पार्टनर हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? या तो बाय वर्ड्स हो सकती है या ओरली हो सकती है या फिर कंडक्ट से वो कह सकता है। अब इस रिप्रेजेंटेशन पे जो फर्म है उसके किसी पार्टनर ने दैट इज किसी पर्सन ने उसको क्रेडिट दे दिया है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जिस पर्सन ये रिप्रेजेंटेशन दी है वो उसकी इंडिविजुअल लायबिलिटी होगी कि वो कंपनसेट करे उस थर्ड पर्सन को, या हम कह सकते हैं फर्म को। और ये फैक्ट मैटर नहीं करता है कि जो उसने रिप्रेजेंटेशन दी है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, वो रिप्रेजेंटेशन उस थर्ड पर्सन तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक पार्टनर है उसकी डेथ हो गई है, अब उसकी डेथ के बाद भी जो सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं वो पुराने नाम से ही अपने जो फर्म नेम है उसको वो चला रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर उस डिसीज पार्टनर की डेथ के बाद कोई काम किया गया है तो उस सिचुएशन में ना तो उसकी एस्टेट लायबल होगी, ना ही उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको लायबल किया जाएगा कि फर्म के किसी भी एक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि जो एक्ट है वो पार्टनर की डेथ के बाद हुआ है। अगर वो एक्ट पहले किया जाता उसकी डेथ की तो बात कुछ और होती। अब हम बात करते हैं सेक्शन 29 की, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी और ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। अब इसमें क्या है, एक पार्टनर है उसका कोई इंटरेस्ट है एक फर्म में, वो अपना इंटरेस्ट या तो बेच देता है, कैश या तो बेच देता है या वो मॉर्गेज कर देता है या फिर वो और किसी तरीके का उस पर कोई चार्ज क्रिएट कर देता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो ट्रांसफरी है उसके पास जब तक बिजनेस चल रहा है कोई राइट नहीं होगा, दैट इज उसके पास ना तो वो उस बिजनेस के अकाउंट्स को वो क्लेम कर सकता है, ना जो बुक्स की फॉर्म है उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके पास क्या राइट होगा? उसके पास सिर्फ जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट क्लेम करने का राइट है, इसके अलावा उसके पास और कोई राइट अवेलेबल नहीं होगा। अब सपोज अब जो फर्म है वो डिसॉल्व होगी है या फिर जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है वो अब कह देते हैं कि मुझे पार्टनर नहीं रहना है इस फर्म का,
तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है, सॉरी जो ट्रांसफरी होगा वो एंटाइटल्ड होगा ट्रांसफरिंग पार्टनर के जितने भी उसके प्रॉफिट्स हैं, जितने भी उसकी एसेट्स वगैरह है, उसके लिए वो लायबल होगा। अब लायबल तो नहीं हम कहेंगे, हम वो एंटाइटल्ड होगा। अब ये एंटाइटलमेंट कब से देखी जाएगी, जब डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुई है, जिस तारीख को जो फर्म है वो डिसॉल्व हुई है, या जिस डेट पे जो पार्टनर है वो कहते हैं कि मुझे पार्टनर नहीं रहना है, उस डेट से लेके जितने भी उसके प्रॉफिट्स हैं वो सारे प्रॉफिट जो होंगे वो ट्रांसफरी को दे दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 30 की, दैट इज माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें क्या है कि एक पर्सन है जो कि माइनर है, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो लॉ उस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो वो माइनर है तो इसलिए वो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा पार्टनरशिप के लिए। बट अगर पार्टनर्स आपस में ये एग्री करते हैं, तो अगर पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं आपस में, तो उस एग्रीमेंट से क्या है, जो माइनर है उसको फिर एडमिट किया जा सकता है किसके लिए, पार्टनरशिप के जितने भी बेनिफिट्स होंगे उसके लिए। जो माइनर है उसके पास ये राइट है कि वो जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसको वो शेयर करे, और जो भी प्रॉफिट्स वगैरह अराइज होते हैं वो प्रॉफिट्स वो शेयर करे। और उस पार्टनर के पास, उस माइनर पार्टनर के पास ये राइट है कि जो फर्म की जो भी बुक्स वगैरह है उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको वो कॉपी कर सकता है, एक्सेट्रा। जो माइनर का शेयर है अकेला वही लायबल होगा अगर उसने कोई एक्ट किया है फर्म में, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। जो भी लाइबिलिटी होगी, जो भी लॉसेस वगैरह होंगे वो उसके शेयर से डिडक्ट कर दिया जाएंगे। अब जो माइनर है वो पार्टनर्स को स्यू नहीं कर सकता है कि मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए किस चीज़ का, या तो प्रॉपर्टी में या फिर जो भी प्रॉफिट्स हुआ है उसमें। बट अगर वो अपने कनेक्शन सेवर कर देता है, दैट इज वो अपने अगर कनेक्शन खत्म कर देता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके प्रॉफिट्स की या जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन होगी एज पर सेक्शन 48। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, अगर सारे पार्टनर्स जो हैं वो इकट्ठा काम कर रहे हैं, या सारे पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर एंटाइटल्ड है किसके लिए, फर्म की डिसोल्यूशन के लिए, तो वो कोर्ट पे जा सकता है और कह सकते हैं कि जो ये फर्म है उसको डिसॉल्व किया जाए। अब कोर्ट जो है वो दो चीज़ें ध्यान में रखेगी, दो चीज़ें डिटर्मिन करेगी, पहला डिसोल्यूशन का पार्ट, और दूसरा जो भी माइनर का जितना भी शेयर बनता है वो कह सकती है कि वो पार्टनर्स का जितना हिस्सा है उसके अकॉर्डिंगली जो माइनर है उसका हिस्सा डिटर्मिन किया जाए। अब एक माइनर है वो या तो मेजर हो चुका है, या फिर उसकी नॉलेज में ये बात आ जाती है कि मुझे एडमिट किया गया था पार्टनरशिप में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 6 महीने की एक्सपायरी पे, कब, या तो जब वो मेजर हुआ है तब से 6 महीने, या फिर जब ये फैक्ट उसकी नॉलेज में आया है कि मुझे एडमिट किया गया था पार्टनरशिप फर्म में, उसके 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से जो भी बाद में आती है डेट, उसको अब ये इलेक्ट करना है, दैट इज उसको अब ये नोटिस देना है कि क्या मैं जो ये पार्टनरशिप है उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, दैट इज मैं उसका पार्टनर रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता हूँ। ये नोटिस जो है उसको वो 6 महीने के अंदर अंदर देना है। अब अगर वो इस 6 महीने के अंदर नोटिस नहीं देता है तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, उसको ये मान के चला जाएगा कि वो जो फर्म है उसका वो पार्टनर बन चुका है। अब जहां पे एक पर्सन है उसको एडमिट कर दिया गया है किसके लिए, जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसके बेनिफिट्स के लिए, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि मुझे तो पता नहीं था कि मेरे को बेनिफिट्स दिए गए हैं, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, उस पर्सन के ऊपर जो कि इस फैक्ट को असर्ट कर रहा है। अब जहाँ पे कि जो पर्सन है वो पार्टनर बन गया है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके वो सारी राइट्स और लाइबिलिटीज तब से काउंट होगी जब से कि वो पार्टनर बना था, दैट इज पीछे से, मतलब स्टार्टिंग से वो सारे उसके राइट्स और लाइबिलिटीज जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। और सिमिलरली कोई थर्ड पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है या कुछ भी डीलिंग हुई है, वो पर्सन जो है वो फिर उस थर्ड पर्सन के लिए भी लायबल होगा। उसका जो भी शेयर होगा प्रॉपर्टी में या जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होंगे वो
उस हिसाब से होंगे, मतलब उसका वैसा शेयर होगा जो कि वो एंटाइटल्ड था। कब? जब वो माइनर पे था। दैट इज जब वो माइनर था, जो उसको शेयर और प्रॉफिट्स मिलने थे उस टाइम पे, वही सब शेयर्स और प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो उसको बाद में भी मिलेंगे। अब जहां भी ये पर्सन कहते हैं कि नहीं मुझे पार्टनर नहीं बनना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके राइट्स और लाइबिलिटीज जो होगी, जिस डेट पे उसने कहा है कि नहीं मुझे अब नहीं बनना है पार्टनर, उस डेट तक उसकी सारी राइट्स और लाइबिलिटीज जो है वो खत्म हो जाएगी। जिस डेट पे उसने नोटिस दिया कि मुझे नहीं बनना है पार्टनर, उसके बाद अगर कोई राइट या लाइबिलिटी अराइज होती है तो उस सिचुएशन में उस पर्सन की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उन राइट्स या लाइबिलिटीज को पूरा करने की। वो एंटाइटल्ड है किसके लिए? पार्टनर्स को सू करने के लिए कि मुझे मेरा हिस्से का जो प्रॉपर्टी है या जो भी मेरे प्रॉफिट्स है वो मुझे दिए जाए एज पर सबसेक्शन 4 इसी सेक्शन का। अब जो भी सेक्शन 28 में है वो अफेक्ट नहीं होंगे उसके प्रोविजंस किससे? सेक्शन सबसेक्शन 7 और 8 से इस एक्ट की। सेक्शन 28 क्या था? होल्डिंग आउट। अब नॉर्मली प्री में पूछ लिया जाता है कि जो एस्टॉपल का डॉक्ट्राइन है वो कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये एस्टॉपल का सेक्शन है वो 28 में मेंशन्ड है। वो जरूरी नहीं है कि वो पूछे कि होल्डिंग आउट। पजल करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं, होल्डिंग आउट की जगह वो टर्म एस्टॉपल यूज कर सकते हैं, तो आपको पजल नहीं होना है। एस्टॉपल और होल्डिंग आउट दोनों ही जो है वो सेक्शन 28 में मेंशन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।